कोरोना के बाद अब डेंगू के मामले भी जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगे हैं। कल तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है 588 मामले जो हैं वो डेंगू के आ चुके हैं और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या साफ सफाई का ख्याल हमारे लोग रख रहे हैं, प्रशासन जो है वो रख रहा है, जम्मू म्यूनसिपलिटी रख रही है, और हमें खाना पीना क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। और किस तरह से इसकी रोकथाम कर सकते हैं, डेंगू के लक्षण क्या हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कोरोना में तो हमने देखा था कि मास्क हम अगर पहन लें या कुछ प्रिकॉशंस ले लें, हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कर लें, बाकी चीज़ें कर लें तो हम बच सकते थे। लेकिन इसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, डेंगू से हम कैसे बचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जतेंद्र कुमार जो एमडी हैं। इसके अलावा डॉक्टर लोथिका भारती हैं, ये भी एमडी हैं आयुर्वेदिक की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। अच्छा, मैं शुरुआत किससे करूं, आपसे या आपसे? तो एक ही बात है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि ये डेंगू के मामले अब बढ़ने लगे हैं, इसका कोई विशेष कारण आपको कोई जानकारी है, क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में आए और हमारा डेंगू के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आप हमारे से जानकारी ले रहे हैं। मुझे याद है जब कोविड की फर्स्ट वेव चल रही थी तब भी आपने काफ़ी ज़्यादा कोविड के ऊपर हमारे साथ काम किया और लोगों को कोविड के बारे में जानकारियाँ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से दिलाई। अब यहाँ तक हमारे यहाँ पे इस समय हम देख रहे हैं जम्मू में डेंगू का जो खतरा है, अब ये तो नहीं कह सकते कि काफ़ी हद तक बढ़ गया है, लेकिन है। अभी कल की जो हमारे पास जो लेटेस्ट फिगरिंग आई है हमारे पास जो वो 588 केसेस जो हैं वो हमारे पाए गए हैं डेंगू के। तो इसके लिए हम यही है कि इसका बचाव हमें कैसे करना है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई ऐसी मेडिसिन तो आई नहीं है कि जो हम खाएंगे और भाई हमें लगेगा कि हाँ जी अब हम ठीक हो गए या कुछ ऐसा कोई है। तो इसके लिए कुछ हमारे अपने जो हमारे देसी नुस्खे जो हमारे अपने घरेलू रसोई घरों से या हमारे आसपास के बाग बगीचे से जो हमें जड़ी बूटियों से मिलते हैं, वो अगर हम उसका सेवन करें तो हम काफ़ी हद तक डेंगू से बच सकते हैं। तो जैसे अभी बढ़ रहा है, या आपको मैं थोड़ा सा बता दूं डेंगू के बारे में, तो डेंगू जो है ये पहली बार जो है ये 1780 में मद्रास में एक केस पाया गया था, लेकिन उस समय इतनी ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण या इतनी ज़्यादा हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जो इतनी ज़्यादा जो हमारा लैब सिस्टम इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं था, तो लेकिन उसको हम कह नहीं सकते थे डेंगू। लेकिन उसके बाद जो हमारी जो अच्छी लैब जब हमारी आई वीरोलॉजिकली जब पाया गया, तो ये 1963 के बीच में जो पहला केस जो हम कहते हैं जो कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में जो पाया गया था डेंगू का केस। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हम तरक्की की तरफ बढ़ते गए तो 1943 में जापान में जब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डेंगू का हुआ, तो वहाँ के 2 साइंटिस्टों ने इसके डेंगू के रोकथाम के बारे में कुछ उपाय, जहाँ प्लेटलेट्स जो हमें पता नहीं था कि क्या है, तब इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब तो हमारे पास पूरा डाटा है कि कैसा हो रहा है, इसमें क्या होता है। तो जो 1943 में जो जापान में 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस डेंगू का पूरी तरह से आविष्कार किया कि इससे कैसे हम बचा सकते हैं। जहाँ तक डेंगू की बात है, कई लोगों को नहीं पता होता है कि क्या है डेंगू क्या नहीं है, लेकिन हम आपको सरल भाषा में बताएंगे कि डेंगू एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा डिजीज़ है जो कि मच्छरों के काटने से होता है। और ये एक ऐसा मच्छर है जो दिन में पाया जाता है, ये रात में इसका इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये दिन में पाया जाता है, जिसको हम एडिस एजिप्टी के नाम से जाना जाता है। और ये एक फीमेल मादा की होती है। और इसका देखो कैसा ये मच्छर है, इसका लाइफ स्पैन जो होता है बिल्कुल छोटा सा लाइफ स्पैन है, 8 से 10 दिन। मतलब कि 8 से 10 दिन में ये मच्छर लगा लो, पहले दिन ये एग इसका जो हमें मिलेगा, उसके बाद ये थोड़ा सा यंग होता है दूसरे तीसरे दिन, और 8-10 दिन के बाद ये अपना काम करता है या काटता है या जो भी है, और अपना जो वायरस है वो फैलाता है, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ तक इसके लिए हमारे कुछ घरेलू नुस्खे बताए गए हुए हैं कि ये अगर हम इसका घरेलू नुस्खे पे हम बाद में आएंगे, पहले मैडम से जान लें ये इसके कैसे लक्षण क्या हैं, इसके कैसे जान सकते हैं कि इस शख्स को डेंगू हो गया है। चलिए, मैं थोड़ा आपको पहले थैंक यू कि आप हमारे हॉस्पिटल में आए और आपने हमें इस काबिल समझा कि हम भी थोड़ा जनता को इसके बारे में अवगत करवा सकें। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया
कि पहले 18s में इसको ब्रेक बोन फीवर कहा जाता था, हड्डी तोड़ बुखार, क्योंकि बॉडी इतनी जकड़ जाती है और इतनी पेन्स होती हैं बॉडी में, इसीलिए इसका नाम ब्रेक बोन फीवर है। ठंड लग के फीवर, ठंड लग के फीवर होता है और बिल्कुल बॉडी जकड़ जाती है, इतनी पेन्स होती हैं बॉडी में, ऐसा लगता है पूरी बदन हमारा पूरा टूट रहा है, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर कहा जाता था। लेकिन आफ्टर दैट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, फिर 19s में ऐसा हुआ कि उसके बाद जो है इसको नाम दिया गया डेंगू फीवर, और आजकल इसको डेंगी या डेंगू के नाम से भी जाना जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि एडीज नामक मॉस्किटो जो है, इसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, ये एक साधन है, ये एक्चुअली ये एक वायरल डिजीज है जो कि वायरस को ट्रांसमिट करती है। एक मॉस्किटो जो है एक वायरस को एक इन्फेक्टेड पर्सन से उठा के एक हेल्दी पर्सन में जो है वो अंदर उनके बॉडी में उसको अंदर कोरोना की तरह एक्चुअली कोरोना की तरह ही, मतलब, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट कंटेजियस कि आप किसी को टच कर रहे हो तो आपको हो जाएगा। नो, आपको ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना है जहाँ पे मॉस्किटोज नहीं हैं। अगर वहाँ पे उस एरिया के लोगों को, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि उस एरिया के लोग जो हैं वो डेंगू से संक्रमित हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे और लोगों को भी वो डेंगू जो है वो फैल सकता है। क्यों? क्योंकि वो मॉस्किटो अगर एक अनहेल्दी पर्सन जो डेंगू से इन्फेक्टेड है उसको बाइट कर रहा है, उसके बाद वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, तो डेफिनेटली ये डिजीज़ जो है एक से दूसरे में फैलेगा। तो इसलिए इस चीज़ को हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक दूसरे से फैलेगा नहीं, डेफिनेटली ये एक दूसरे से आगे भी जाएगा, लेकिन हमें मच्छरों से थोड़ा हमें बचाव करके रखना है। ये मच्छरों की पहचान भी हो सकती है, कोई ऐसा पता लगे कि ये वाला ये ऐसा है कि ये पहचान तो ऐसा सच नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ये मॉस्किटो जो है, एडीज मॉस्किटो जो है, ये सुबह के समय और शाम के समय ज़्यादा पनपता है, तो उस समय हमें अपना बचाव रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये साफ़ पानी में और रुके हुए पानी में ज़्यादा रहता है, तो उन चीज़ों से हमें थोड़ा सा दूर रहना है। अब ये तो आपको डेंगू के बारे में बताया, थोड़ा सा इसके सिम्टम्स के बारे में कि कैसे पता चलेगा, एक आम आदमी कैसे जान सकता है कि उसको डेंगू है। देखिए, डेंगू से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि डेंगू का पेशेंट जो है वो बहुत ही सीवियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको हम 3 स्टेजेस में लेते हैं। अगर किसी को बुखार आ रहा है, 104 डिग्री तक अगर किसी को बुखार रह रहा है, उसके साथ अगर उसको कोई 2 सिम्टम्स, जैसे सर में दर्द हो रही है, बॉडी में पेन्स हो रही हैं, जोड़ों में दर्द हो रही है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, मन खराब होता है, उल्टी का मन कर रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं, इनमें से, या फिर रैशेज़ हो रहे हैं बॉडी पे, इनमें से अगर कोई 2 सिम्टम्स आते हैं तो हम कहते हैं उसको माइल्ड ग्रेड का जो है डेंगू है उसे। अगर किसी भी बंदे को ऐसा लग रहा है कि उसको बुखार के साथ इनमें से कोई भी 2 चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं अपने शरीर में, तो वो जाके पहले अपनी टेस्टिंग करवाए, घर पे ना बैठे, जाके अपनी टेस्टिंग करवाए। दूसरे अगर हम बात करें तो दूसरा जो इसका रहता है वो हेमोरेजिक फीवर रहता है। अगर हम ऐसे देखें तो वायरस जब हमारी बॉडी में आता है, कुछ रिएक्शंस जो मेडिकल हम समझते हैं, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, कुछ ऐसे तत्व स्क्रीट होते हैं जिनकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, अगर हम इसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे हमारे बोन मैरो को, लिवर को, स्प्लीन को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। दूसरा हेमोरेजिक फीवर में यही खतरा रहता है कि अगर पेशेंट को ब्लीडिंग गम्स रह रहा है, नाक से ब्लीडिंग, इंटरनल कोई भी ब्लीडिंग हो रही है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसको खून आने लग गया, दांतों से खून आ रहा है, या फिर उसको वॉमिट होने लग गया, उसमें खून आने लगा, तो उसको वो थोड़ा खतरे का ही सिम्टम समझे कि उसे खतरे का ही साइन है ये, तो वो जाके अपना ज़रूर टेस्टिंग कराए। ये दूसरी स्टेज है। और अगर मैं तीसरी स्टेज की तरफ आगे बढ़ूँ, जिसे हम डेंगू सिवियर शॉक कहते हैं, तो उसमें क्या रहता है, अगर इतना हमारी बॉडी की जो वेसल्स होती है इतनी फ्रेजाइल हो जाती हैं कि सारा फ्लूइड लॉस होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है, प्लेटलेट्स बिल्कुल कम होना शुरू हो जाते हैं। जब फ्लूइड सारा निकलता चला जाता है, उससे पेशेंट बिल्कुल हाइपोटेंशन में चला जाता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन जाने लगता है, धीरे धीरे सारे हमारे जो प्रत्यंग हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, उस तरफ सप्लाई कम होने लगती है, उससे पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाता है, इवन डेथ की तरफ भी जा सकता है। लेकिन हम कह सकते हैं डेथ भी हो सकती है। डेफिनेटली आपने देखा होगा बहुत सारे, इनफैक्ट 5 लाख, WHO कहता है कि हर साल 5 लाख के करीब केसेस हॉस्पिटलाइज होते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन बेटर कि हम माइल्ड स्टेज पे ही इस चीज़ को रोक दें, हम उसको आगे ना बढ़ने दें, और बहुत अच्छे उपाय हैं कि हम माइल्ड स्टेज पे ही रोक दें, उसे आगे ना बढ़ने दें। अब सवाल ये उठता है कि प्रिकॉशंस क्या लिए जाएं? देखिए, अगर प्रिकॉशंस की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये मच्छर जो है ये सुबह और शाम के समय ज़्यादा रहता है, तो डेफिनेटली आप लोग सुबह और शाम के समय अवॉइड करें घर से बाहर निकलना, अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। अगर इन केस इट्स वेरी अर्जेंट कि आपको बाहर निकलना है, तो आप पूरे कपड़े पहने, अपनी बॉडी को पूरा कवर करके रखें, सो दैट कि मॉस्किटो आपकी स्किन तक ना एटलीस्ट अप्रोच कर सके। सॉक्स पहने, फुल स्लीव्स कपड़े पहने, अपनी बॉडी को पूरा कवर करके रखें। ये तो पहली चीज़ आ गई। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि साफ़ और रुके हुए पानी में होता है,
अपने घर में कूलर्स में पानी ना रहने दें, साफ़ करके रखें। बकेट्स में पानी ना रहने दें। अपने जो आपने गार्डनिंग वगैरह अगर आप करते हैं, पॉट्स में पानी ज़्यादा कलेक्ट ना करें। उन चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें। नेट्स यूज़ करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें। जब आप बाहर निकलते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें। अपने घर पे भी आप नेट के अंडर या फिर स्क्रीन के अंडर सोएं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, जो मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ तो मैं कुछ आयुर्वेदिक टिप्स जैसे बताना चाहूँगी। एज अ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको ध्यान होगा हमारे घरों में बुजुर्ग क्या किया करते थे, धुआं देते थे सुबह शाम। दैट वाज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी की पूजा की और उसके बाद धुआं दिया, हर कमरे में जाके धुआं दिया। आपके दादी नानी भी करते होंगे। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी ये ट्रीटमेंट करते हैं जिसे हम धूपन कहते हैं। हम वुंड्स का भी धूपन करते हैं, कान की इन्फेक्शंस में भी धूपन करते हैं। तो वैसा ही आप घर पे भी कर सकते हैं और बहुत इजीली अवेलेबल चीज़ों से। आप कोयले रखें, कोयले पे पीली सरसों डालें, उसमें गुग्गल आता है, गुग्गल मार्केट से आपको मिल जाता है, गुग्गल रखें, हल्दी डालें और नीम के पत्ते डालें। ये सब आप डाल के धूपन करें पूरे घर में। ये अपने आप में एक एंटी मलेरियल, हर्बीसाइडल, एंटी पैरासिटिक योग है। इससे भी काफ़ी हद तक मच्छर जो है वो दूर रहते हैं। लोगों को हम ये भी कह सकते हैं, लोगों को सही जानकारी नहीं है कि ये क्यों हमारे बुजुर्ग ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली तब देखो हर चीज़ को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया कि भगवान से जोड़ दिया, तभी ये लोग विश्वास करते हैं, वरना कोई विश्वास नहीं करता कि क्यों देना है। हाँ, भगवान जी को अच्छा लगेगा कि हम धुआं दे रहे हैं घर पे, तो ये एक्चुअली इट वाज रिलेटेड टू अवर हेल्थ कि उस मौसम में ज़्यादा मच्छर पनपते होंगे या उस मौसम में ज़्यादा वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती होंगी, इसलिए उस समय धूपन किया जाता था। तो वो चीज़ हम आज भी ऑप्ट कर सकते हैं। और लास्ट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, हमारे कुछ आयुर्वेदिक हर्बल प्लांट्स हैं जो कि अपने आप में एंटी मलेरियल, मॉस्किटो रिपेलेंट एक्ट करते हैं। जैसे आप अपने घरों में तुलसी, हर आंगन में तुलसी होती है आज, आप अपने घर में तुलसी लगाएं। तुलसी हो गया, लेवेंडर हो गया, लेमन ग्रास। हम लोग तो यहाँ पे जो भी आता है हम उसको लेमन ग्रास की चाय पिलाते हैं। तो लेमन ग्रास एक बहुत अच्छा मॉस्किटो रिपेलेंट है। हमें पिलाएंगे? आपने पीछे था शायद कोई ना, उन्होंने उनको सर्व किया था भी आपके, उन्होंने बताया हेड ने कि हम चाय पी के आए हैं, तो हम लेमन ग्रास टी ही देते हैं। इनफैक्ट हमने लेमन ग्रास को फ्यूम किया हुआ है अपने एमएस रूम में और बाकी भी जगह पे हम उसकी फ्यूमिकेशन करते हैं। तो लेमन ग्रास है, लेवेंडर है, मैरीगोल्ड है, मिंट है, ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जो नेचुरली दे आर मॉस्किटो रिपेलेंट्स। तो आप वो प्लांट्स भी अपने घरों में लगा सकते हैं, उससे भी प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड लास्ट, इसमें भी एक स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी दी हुई है कि ये आप पूजा करें इसकी, तो वो भी है कोई? डेफिनेटली आप, मतलब ऐसा नहीं है, डेफिनेटली विष्णु के लिए कहा जाता है तुलसी को कि हाँ उनसे लिंक रहता है, लेकिन बिल्कुल तुलसी एक ऐसा प्लांट है। आप देखिए कितनी रिसर्च है तुलसी पे। तुलसी का स्वरस आप पीते हो, जुकाम ठीक हो जाता है, खांसी ठीक हो जाती है। तुलसी का स्वरस आप दे रहे हो, इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। तुलसी एक बहुत अच्छा हर्बीसाइडल ड्रग है, तो तुलसी को आप इस्तेमाल करें। आगे मैं आपको, जब आप ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे तो भी मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी को हम किस तरीके से डेंगू के पेशेंट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट एक चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि आप ये सब, इन सब चीज़ों के साथ साथ आप डेली अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें कि कोई भी चीज़ जो है वो आपको इतनी जल्दी इन्फेक्ट ना कर पाए। हम इंडियंस, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग as compared to foreigners or as compared to western countries, we are stronger than them. Why? Because we have strong immunity. कोविड ने भी डेफिनेटली वो हमारे रहन सहन की वजह से जो है हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट कंपैरेटिवली वी वर स्ट्रॉन्गर देन देम। हम ज़्यादा अच्छे से कोविड से फाइट कर पाए। तो आई विल से कि आप डेली आप लोग क्या करें, गिलोय सब जानते हैं, एवरीबडी। अब कोविड के बाद तो हर बंदा गुडूची गिलोय का नाम जानता है। गिलोय का एक टुकड़ा आप रात को 1 लीटर पानी में भिगो के रख दें, उसमें 3-4 काली मिर्च के दाने डालें, 3-4 तुलसी के पत्ते डाल के रख दें, ओवरनाइट सोक करें, सुबह उसको बॉईल करें, इतना बॉईल करें कि वो आधे ग्लास तक रह जाए, और आधा ग्लास वो डेली एम्प्टी स्टमक आप लें। इट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी एंड इट विल बी अ वेरी गुड इम्यूनोमॉड्यूलेटर फॉर यू। हमने तो खाली पेट उसे चुबाया था, डॉक्टर साहब ने कहा था हमें। जी बिल्कुल। पर मैं डेंगू के बारे में जानना चाहूँगा कि हमें खाने पीने में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए? जी। देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि खाने पीने में डेंगू पेशेंट्स को क्या लेना चाहिए, क्योंकि खान पीने ही एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने में मदद करती है। क्योंकि कोविड से लेकर अभी तक, क्योंकि हमारे जिस तरह से हम आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आयुर्वेद का पहला जो बताया ये गया है कि जिसमें आयु को बढ़ाने के तरीके हैं उसको आयुर्वेद बोलते हैं। और ये हमेशा जो हमारे जो तीन ही प्रयोजन के ऊपर, अच्छी निंद्रा, आहार और ब्रह्मचर्य अच्छा हो तो आदमी फिट रहता है। लेकिन यहाँ तक आपने डेंगू के बारे में, खाने पीने के बारे में बताया, तो आपको
सबसे पहले ये है कि कई हमें पेशेंट्स पहले हमें इतने फ़ोन करते थे, लेकिन अब जैसे डेंगू का खतरा बढ़ रहा है तो हमें कई बार पूछते हैं कि ये हमारे प्लेटलेट्स इतने कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसका क्या है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लेटलेट्स के बारे में बता दूं कि जिस पर्सन के, या कोई भी, चाहे वो फीमेल है या मेल है, कम से कम भी जो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख 3.5 तक हम इसको नॉर्मल वैल्यू प्लेटलेट्स की लेके चलते हैं। और जिसके प्लेटलेट्स बिलो 1 लाख के नीचे चले जाए तो ये नहीं हम कह सकते कि घबराने की बात तो थोड़ी सी है, लेकिन ये है कि अगर वो 1 लाख वाला थोड़ी सी प्रिकॉशंस ले तो वो उसको प्लेटलेट्स को बढ़ा सकता है, क्योंकि प्लेटलेट्स ही की एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ब्लड को जो बनाए रखने में, जिसको कहते हैं कि मतलब कि रोकथाम के लिए उसको बनाए रखते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जैसे प्लेटलेट्स हों, वो एक इन्होंने सिम्टम बताया कि उसके मुंह से, नाक से, गम से, दांतों से, जहाँ उसको कहीं लग जाए तो उसको जख्म नहीं आता। ये क्या है? ये डेंगू के यही इसके सिम्टम्स हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपने प्लेटलेट्स को बढ़ाए रखना चाहिए। और प्लेटलेट्स को बनाए रखने के लिए जैसे हमारे कुछ देसी जो नुस्खे हैं, जैसे हमें आजकल के बता रहे हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरी अपनी इतनी सर्विस हो चुकी है, इसके लिए बेस्ट जो बकरी का दूध जो है, कहीं हमसे पूछते हैं जी हम गाय का लें या भैंस का लें, तो हम उसको कहते हैं कि गाय भैंस का ले सकते हो, लेकिन अगर बकरी का दूध आप लोग पी रहे हैं तो ये बेस्ट है जो प्लेटलेट्स बढ़ाने। बकरी का दूध कहाँ से आएगा? कि वो तो गुज्जर बकर वालों ने बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही आ रहा हूँ मैं। देखिए आजकल जिस तरह से बकरियों का सेवन आपको पहाड़ी एरियाज़ में ही मिलेगा, लेकिन उसके बाद दूसरा आजकल जैसे हम कह रहे हैं कि पपीते के बीज, पपीते के पत्ते, जो इनका रस बना के अगर हम खाएं, और इसकी टैबलेट्स भी आ रही हैं हमारे पास, अगर हम इसकी खाएं तो ये भी काफ़ी हद तक प्लेटलेट्स को बनाए रखने में काम करती हैं। अभी हमारी डॉक्टर लोथिका कह रही थी कि ऐसे गिलोय ने मेरी आपसे आज से 2 साल पहले भी ये बात हुई थी, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, गिलोय ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे प्लेटलेट्स को बनाए रखती है। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि इसके सबसे पहले जब हमें ये होता है, डेंगू होता है, तो ये इसका इफेक्ट जो है लीवर के ऊपर आता है। अगर लीवर हमारा कमज़ोर पड़ गया तो नेचुरली वो आस्ता आस्ता दूसरे ऑर्गन्स को भी हिट करता है, लंग्स। तो गिलोय ही एक ऐसी जड़ी बूटी है जो अगर हम खाएं, उसका सेवन करें, तो हम काफ़ी हद तक डेंगू से बच सकते हैं। बाकी जैसे नीम के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नीम का इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट है। नीम की अगर आप उसके पत्ते ले सकते हैं, उसके पत्तों का रस बना के, जहाँ जैसे पानी में उबाल कर उसको ठंडा करके आप पिए। जैसे मेथरे हैं, मेथरों का पानी कर सकते हैं। तुलसी का बताया मैडम ने कि तुलसी के पत्ते आप उनका कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ तक फ्रूट्स की बारी है आती है तो अनार, मतलब कि हमें जितनी भी चीज़ें जो हमारी बॉडी को, मतलब कि फॉलिक चीज़ें जैसे आयरन बनाने रखने में मदद करती हैं, ऐसी चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। जैसे अनार का जूस पी सकते हैं। अच्छा, कहीं हमें पूछते हैं यहाँ पे आके जी अभी सेब का टाइम है तो हम सेब खा सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि हाँ, आप सेवन का भी सेवन कर सकते हैं, सेब आप खा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी साफ़ सफाई के ऊपर पूरा ध्यान देना है। जैसे स्प्रेज़ के बारे में हम कहीं पूछते हैं जी कौन सी स्प्रे करवानी चाहिए, तो हम जैसे अभी पैराथिन नाम की एक स्प्रे आती है जिसमें एरोसोल ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो फॉगिंग वगैरह हम जैसे देखते होंगे आप गाड़ियाँ करती हैं, तो इसमें पैराथिन एरोसोल ड्रॉपलेट्स होते हैं जो स्प्रे करते हैं। और जैसे हम कई बार कैसे टीवी में भी आपने देखा होगा, हम कहते हैं जी कैरोसिन ऑयल लीजिए, और कहीं अगर पानी रुका भी है, ऐसे तालाबों में देखा होगा आपने, गाँव में आस पड़ोस में तालाब होते हैं, तो लोग क्या करते हैं उसमें मिट्टी का तेल फेंक देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो एडीज एजिड नाम की जो मॉस्किटो है, ये जो डेंगू फैलाती है, उसको ये ख़त्म करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। जैसे हम अगर कई जगह कैरोसिन ऑयल ना मिले तो आप फ़नाइल भी डाल सकते हैं, फ़नाइल भी उस पानी में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने आस पड़ोस में या अपने घर के आगे पीछे, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कूलर्स में पानी इकट्ठे, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कूलर्स का पानी, अभी गर्मी, अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, पानी भरा का भरा रहता है, तो वहाँ भी मच्छर पनपते लगते हैं। घरों में कोई ऐसी पेड़ पौधे उग जाते हैं जहाँ पे ऐसे पड़ा होता है, वहाँ भी मच्छर भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे साफ़ सफाई के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी मौसम में ये डेंगू होता है कि इसके अलावा भी कोई मौसम है कि या सर्दियों में भी ये होता रहेगा? नहीं, देखिए सर्दियों में ये होता है कि मच्छर का पनपना थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ख़ासतौर ये रेनी सीज़न आता है, जैसे हम कह सकते हैं जी मई से लेकर ये अक्टूबर नवंबर के बीच में ही इसका एरा रहता है। लेकिन जैसे जैसे आगे सर्दियां बढ़ती जाएंगी तो ये मच्छर का पनपना थोड़ा कम हो जाएगा। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा ट्रीटमेंट किस तरह से की जाए इसकी? ठीक है, अगर ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे
हम अब तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो घर पे भी हैंडल हो रहे हैं। हम लोग घर पे भी किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखा के हम लोग ट्रीटमेंट ले लेते हैं। अगर तो किसी को माइल्ड ही रह रहा है डेंगू, तो आई विल टॉक अबाउट ओनली आयुर्वेदिक एस्पेक्ट कि हम इन आयुर्वेदा व्हाट वी कैन डू। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि पपाया के लीव्स के लिए बताया, बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ पिछले कुछ 2 सालों में। तो कोविड से पहले डेंगू बहुत फैला था, कोविड से पहले भी, तो उस समय भी बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ था कि बकरी का दूध पियो, पपीते के पत्ते का रस लो। तो व्हाट यू कैन डू, आप पपीते के पत्ते लीजिए, कुछ 10-15 पत्ते कलेक्ट आप करें, उसका जूस निकालें, मिक्सी में उसको ग्राइंड करें, 2 चम्मच जूस आप अनार के जूस के साथ मिक्स करके, 2 चम्मच अनार के जूस के साथ मिक्स करके आइदर विद हनी आप 2 टाइम सुबह शाम ले सकते हैं। एक चीज वैसे नॉर्मली नहीं ले सकते, कड़वा होता है। इट इज़ वेरी बिटर, बहुत कड़वा होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जिनको जो पेशेंट्स हैं दे नो कि हाँ पीना, लेकिन खैर जिसके लिए बीमारी है उसके लिए तो जहर भी दवाई है, तो वो तो लेगा। तो इसलिए इट इज़ लाइक दैट, बट नॉर्मली यू नीड नॉट टू टेक दैट। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट तो आप लीजिए। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं बोलूँगी आप जैसे गिलोय तुलसी आप डेली आप वैसे भी ले सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पपीते के पत्ते का रस भी डेली लें, नो। अगर आप पीड़ित हैं डेंगू से तो यस, आप इनका पपीते के पत्ते का रस निकाल के 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को विद 2 चम्मच अनार के रस के साथ या फिर हनी के साथ आप ले सकते हैं। एक दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि बकरी के दूध का बताया, जिसके बारे में कभी बात ही नहीं होती थी। हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं तो हमने बकरी के दूध के लिए बहुत अच्छे गुण कर्म पढ़े थे, लेकिन अब जब उसका प्रचार होने लगा तब हमें लगा नहीं, हमने जो पढ़ा था वो एक्चुअली बहुत सच था। तो अब साइंटिफिकली भी बहुत स्टडीज हुई बकरी के दूध के लिए। जैसे कहा गया कितना महंगा बकरी का दूध बिका, 500 रुपीज़ का हाफ ग्लास मिल रहा था, इतना कॉस्टली बिका उस टाइम पे जब डेंगू फैल रहा था। तो वो आप ले कैसे सकते हैं, आधा ग्लास आप सुबह, आधा ग्लास आप शाम को पी सकते हैं। नो नीड टू बॉयल दैट, जैसा है वैसा ही आपको कंज्यूम करना है, उसे बॉयल नहीं करना है। ये मिलना भी इतना सरल नहीं है। आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ मिल जाता है। हम JNK में रहते हैं, हमारे यहाँ आसपास बहुत बकरवाल्स हैं, बहुत गुज्जर फैमिलीज रहती हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, इन सिटीज़ अगर आप जम्मू से बाहर जाओगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। दे डोंट, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स दिल्ली में हैं, आई जस्ट रिकमेंडेड कि आप बोलो फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द बकरी का दूध, वी कैन नॉट गेट दैट। वहाँ नहीं, वहाँ मिलना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, for Jammu people I will say yes, you can consume it. In fact, not only for dengue, मैंने बचपन में पिया है and my family members say कि तुम बहुत strong हो क्योंकि हमने बकरी का दूध पिया। मेरी बेटी कंज्यूम कर रही है, मैं उसको भी देती हूँ वीकली, कभी आधा ग्लास पिला देती हूँ चुपके से कि हाँ वो पिए। आपने बकरियां रखी हैं घर में? नहीं, बकरियां नहीं रखी हैं, लेकिन फिर भी आप फादर की पोस्टिंग हुआ करती थी जहाँ पे, तो वो वहाँ पे वैसा रहता था। ही इज आल्सो मैं आपको बताऊं, मैं भी गांव में रहा हूँ, मैंने कभी बकरी का दूध नहीं पिया आज तक। मैंने कभी टेस्ट में रही हूँ, बट यस आई वेंट टू बनी वाली साइड ना, बनी साइड पे वहाँ पे था, पापा की पोस्टिंग थी, तो यस वी कंज्यूम्ड बकरी का दूध ओवर देयर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। लेकिन आज मैं अपने बच्चे को भी देती हूँ। और साइंटिफिकली अगर बात करूँ तो IIT में बहुत सारी स्टडीज हुई जिसमें ये प्रूव हुआ कि बकरी के दूध में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कि प्लेटलेट फॉर्मेशन में और ब्लड फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है, दैट इज सेलेनियम। तो गोट मिल्क इज रिच इन सेलेनियम। इसी पहले तो वैसे ही यूज कर रहे थे बट देयर वाज नॉट प्रूवन स्टडीज, बट नाउ अ डेज इट इज प्रूवन दैट इट कंटेन्स सेलेनियम, जिसकी वजह से अब कॉन्फिडेंटली वी कैन यूज दैट कि हाँ हमें बकरी का दूध डेफिनेटली डेंगू फीवर में जो है वो यूज हो रहा है और यू कैन यूज इट। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे प्रचार चलते हैं ना, ये भी कर लो वो भी कर लो, तो कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बट जो चीज़ प्रूव हो जाती है डेफिनेटली उसको सब यूज करना चाहते हैं। गांव के दूरदराज इलाकों में भी डेंगू के फैलने की खबरें हम तक पहुंची हैं, तो वहाँ पर लोग किस तरह से इलाज करें? हाँ देखिए, गांव के लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप क्या करें, डेली ना पपीते के पत्ते तो वहाँ भी मिलते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। ये बकरी का दूध वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी ट्रीटमेंट पार्ट पे अगर मैं आऊँ तो जैसे आप क्या करें, आधा ग्लास बॉइल्ड पानी लें, उसमें आप ड्राई जिंजर पाउडर, सूखा हुआ जो अदरक का पाउडर होता है, सब जानते हैं, सौंठ का जो चूर्ण होता है वो 2 ग्राम वो लें, और उसमें 10 ग्राम के करीब धनिए का जो पाउडर होता है वो आप मिक्स कर लें। उसको अच्छे से मिक्स करके उस बॉइल्ड वाटर को आप डेली 2 टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। 12 साल के बाद तो आप जो डोज मैं बता रही हूँ आधा ग्लास आप यूज़ कर सकते हैं। 6 से 12 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो उसकी आधी डोज ले सकते हैं, जैसे आधे ग्लास से आप 1/4 लीजिए, और 6 साल के जो नीचे के बच्चे हैं वो आधा से भी 1/4 डोज कर सकते हैं इसका। एक यही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं कहूँ
तो आप डेली देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब इतना ज़्यादा लीकेज होने लगती है फ्लूइड की, सबसे ज़्यादा खतरा डिहाइड्रेशन का रहता है, हाइपोटेंशन में चला जाता है पेशेंट। तो हमें हमारी बॉडी को पूरा हाइड्रेट रखना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, आप जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं वो पिएं। विद दैट आई विल से कि आप डेली क्या करें कि आप 1 लीटर पानी में 2 ग्राम पाउडर ये डाल दें सौंठ का, उसके साथ 10 से 15 ग्राम आप धनिया का पाउडर मिक्स करके रख दें। उसको डेली आप सुबह शाम कंज्यूम, मतलब हर 2 घंटे में आप वही आधा ग्लास पानी पियो, वो आपको पूरा बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखेगा। ये एक छोटा सा नुस्खा है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, आपकी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग करेगा कि आप उससे फाइट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं बताऊंगी कि आप, जैसे गिलोय के लिए भी बात हो रही थी, तो गिलोय की पहचान अगर बता दूं, जैसे पान का पत्ता होता है दिल की शेप का, वैसे पत्ते की एक बेल होती है जो कि किसी भी पेड़ पे एक्चुअली ये बेल रहती है। तो बहुत सारे लोगों को पहचान है इसकी। तो अगर आपके आसपास गिलोय है आपके पास, तो आप गिलोय का एक टुकड़ा ले सकते हैं, उसको आप रखें, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च जैसे मैंने बताया था, उसमें धनिया, ये सब मिक्स करके उसको अच्छे से बॉईल कर लें और उसको आप डेली सुबह शाम जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर पेशेंट्स। और इनफैक्ट एज प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, उनसे बचने के लिए भी हम डेली अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए गिलोय, तुलसी और काली मिर्च, इनका एक योग डेली एक टाइम हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा पावरफुल कौन से नुस्खे हैं, आयुर्वेदिक की जो दूसरे नुस्खे हैं हमारे? देखिए, दे आर राइट एट देयर साइड, जो वो कर रहे हैं वो ठीक है। हम होमली चीज़ें बताते हैं कि हम घर पे रह के भी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए मुझे मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि मुझे ये लेना है, मैं अपनी रसोई में, अपने घर के गार्डन में, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से ये चीज़ें कलेक्ट करके जो है वो यूज़ कर सकती हूँ। और डेफिनेटली आप भी इससे अवगत हो कि पहले ज़माने में नहीं था ऐसा, पहले यही सब चीज़ें चलती थी और वो बहुत अच्छे से काम भी करती हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट एस्पेक्ट की तरफ बताऊं, वैसे तो आई विल से कि किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली पहले आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर आई विल से, जैसे गिलोय की बात हो रही थी, सौंठ की बात हो रही थी, तो कुछ ऐसे योग हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे सुदर्शन घनवटी है, गिलोय घनवटी है, अमृता क्वाथ है, ये सब टैबलेट्स जो है हम देते हैं बुखार के लिए, समशमनी वटी है, ये सब चीज़ें हम देते हैं। उसके साथ जो है आप षडंग पानी, हमारे यहाँ पे इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन अगर आप साउथ में चले जाओगे ना, तो साउथ में हर रेस्टोरेंट में आपको खाने के बाद षडंग पानी पिलाया जाता है, इतना प्रचलित है वहाँ पे। ये कौन सा पानी होता है? ये योग है, 6 हर्ब्स जो होती है, षडंग यानी 6, पानी यानी कि जल है, कुछ 6 हर्ब्स होती हैं जिसमें चंदन, मुस्ता, उदीचे, ये सब चीज़ें रहती हैं, उनसे उनको क्वाथ बना के उसको ठंडा करके दिया जाता है। तो चलो, ये तो एक मेडिकल प्रोफेशनल ही बना के दे सकता है, घर पे आप नहीं बना सकते। आप आएँ यहाँ, हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो पानी आपको पीते रहना है। अगर आप नहीं कर सकते तो धान्य खेम, धनिए का पानी, आप 1 लीटर पानी में 5 से 10 ग्राम धनिया पाउडर भिगो के रख दो। सुबह से लेके शाम तक अपने लिए ये टारगेट रखो कि मुझे सुबह से शाम तक 3 लीटर पानी कंज्यूम करना है, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हो, तो आप उससे बच सकते हैं, इनफैक्ट ट्रीट कर सकते हैं उसको। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये छोटे बच्चों में डेंगू ज़्यादा फैलने का खतरा है, अडल्ट में है या बुज़ुर्गों में? देखिए, ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा हमारे से। देखो, बच्चों में इसका खतरा ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि बच्चे जिस तरह से आजकल के बच्चे नटखट टाइप के होते हैं, कपड़े पूरी तरह से नहीं पहनते हैं, तो बच्चों में इस मच्छर का ज़्यादा थोड़ा रहता है। मुझे भी खतरा है। हाँ, देखिए, जिस तरह से आप पहने हुए, अगर आप भी कहीं ऐसी जगह पे चले जाओ और एक मच्छर ने काट लिया तो डेंगू होने का खतरा आपको भी है। इसलिए हम आपको भी ये सलाह देते हैं कि खासतौर इन दिनों में पूरे कपड़े जहाँ तक आ सकें वहीं तक आप पहने जी। तो बच्चों में इसका खतरा ज़्यादा रहता है, अदर देन जो थोड़े हमारे सीनियर्स आ जाते हैं, जैसे बुज़ुर्ग आ जाते हैं, जहाँ 30-35, क्योंकि बच्चों में ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस तरह का फैशन आजकल हो गया कि कपड़े शॉर्ट। 30-35 एज वालों को खतरा नहीं? मैं ये नहीं हम कह सकते कि 30-35 वालों को खतरा नहीं, खतरा सबको है, लेकिन बच्चों पे इसका ज़्यादा खतरा बना रहता है। इसलिए हमारी यही सलाह है एज ए डॉक्टर कि इन दिनों में कम से कम पूरे फुल स्लीव्स कपड़े पहने, अपना शरीर को ढक के रखें, साफ़ सफाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। तो अगर आप ये करें तो हम काफ़ी हद तक डेंगू से बच सकते हैं। ज़्यादातर हमने देखा जब भी इस तरह की बीमारियां फैलती हैं जो मच्छरों से होती हैं, तो फॉगिंग वगैरह की जाती है, लेकिन इस बार हमें देखने को नहीं मिल रहा। आपके
अस्पताल में हुई है? देखिए, हमारा तो गवर्नमेंट का दायरा है, यहाँ पे हर हफ्ते 10 दिन के बाद फॉगिंग जो है हमारे यहाँ पे होती रहती है। म्यूनसिपैलिटीज़ से हमारे जो आते हैं फॉगिंग के लिए, और हमारे जो अपने डिपार्टमेंट से भी हम यहाँ पे फॉगिंग करवाते रहते हैं। लेकिन यहाँ तक लोगों को बता दें फॉगिंग के बारे में, अगर वो फॉगिंग नहीं करवा सकते तो कम से कम सुबह शाम ऐसा धुआं डाल दें जिससे कि मच्छर नहीं आपके आस पड़ोस में आ सके। तो उसके लिए जैसे हमारी डॉक्टर साहब ने बोला था कि जैसे पहले ज़माने में हम शुद्धिकरण भी करते थे, यही शुद्धिकरण का तरीका था। लेकिन आजकल अगर हम थोड़ा सा भी धुआं डालते हैं तो शायद हमारे आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, लड़ाई के ऊपर आ जाते हैं कि आपने धुआं डाल दिया, ये किया, ऐसे किया, वो किया। तो इसलिए थोड़ा सा सिटीज़ में लोग कम डालते हैं धुआं। लेकिन अभी भी आप गाँव में चले जाओ, लेकिन आप देखो कि लोगों ने मवेशी रखे होते हैं और मच्छरों के बचाने के लिए वो धुआं वगैरह उनके आगे पीछे लगा देते हैं। तो वो बहुत ही हद तक कारगर करता है, क्योंकि ये तो एक प्राचीन सिस्टम है। नया ज़माना तो फॉगिंग का आ गया है कि आजकल जी फॉगिंग करवाओ, ये करवाओ। लेकिन धुआं आज से हमारी 100 साल पहले लोग, हमारे ऋषि मुनि जब जंगलों में रहते थे तब यही तो काम करते थे। धुआं, अब नीम के पत्ते ले लिए, गोबर के जो हम ये भी कह सकते हैं हमारे पूर्वज ही ठीक थे। ये जो हमने नई परंपराएं शुरू की हैं ये फेल हैं। देखिए, अब इसके बारे में हम क्या कमेंट दे सकते हैं, लेकिन अभी आपने देखा नहीं, कोविड के टाइम पे यज्ञ हुआ कि सारे ऑल ओवर इंडिया जो है धूपन किया गया। आपने देखा था अभी रिसेंटली जब सेकंड वेव आया है तो उस टाइम पे पूरे ऑल ओवर इंडिया, ये आई डोंट नो किसने ये चलाया था, बट ये था कि यज्ञ किया गया कि हाँ, तो डेफिनेटली उन्होंने यज्ञ में भी वो कुछ मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ की होंगी जिससे कि पूरे आपको इन्वायरमेंट में, जैसे सोसाइटीज़ में हवन किया गया कि हाँ धुआं दिया हमने सारा। तो इनफैक्ट हम यहाँ पे भी करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पूर्वज ही ठीक थे, हम गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। नहीं, हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हम फ्यूम्स देंगे, हम धुआं नहीं देंगे। तो डेफिनेटली पूर्वज वो करते थे जिस दायरे में वो काम कर सकते थे। हम अब थोड़ा कुछ ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। बट यस, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, जैसे अभी हमारा प्रोसीजर रूम है अलग से ENTI सेक्शन का, तो हम वहाँ पे धुआं देते थे, करण धूपन करते हैं हम। करण धूपन एक प्रोसीजर है जो हम CSOM के पेशेंट्स में, जिनको पानी रहता है कान से निकलता है या फिर इन्फेक्शन रहती है, उन पेशेंट्स में हम करते हैं। लेकिन नाउ अ डेज व्हाट आई डिड, मैंने कहा यार OPD में करो ये सब चीज़ें, सो दैट कि हमारी OPD भी खुशबू आ रही है। हाँ, तो हम करते हैं। आप जब एंटर करोगे तो आपको एक अलग सी ही फ्रेग्रेंस आएगी। अभी मैंने आपको लेमन ग्रास का बताया कि इट इज़ मॉस्किटो रिपेलेंट, बट हम लेमन ग्रास की फ्यूमिगेशन करते हैं। वी कंज्यूम लेमन ग्रास टी एज ग्रीन टी। तो दीज आर द थिंग्स हम खुद ऑप्ट कर रहे हैं। तो वी विल से कि डेफिनेटली सबको भी ये चीज़ें ऑप्ट करनी चाहिए। बच सकते हैं हम डेंगू से? बिल्कुल बच सकते हैं। बचाव हमारे हाथ में है। कोई और सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, सुझाव यही रहेगा कि खास और इन दोनों में हमें अपनी साफ़ सफाई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे अभी मैंने आपको बोला था, कई लोगों को जैसे हम फॉगिंग करते हैं, इसमें पैराथिन नाम का एक लिक्विड है जो एरोसोल ड्रॉपलेट्स बनाता है, जो मिट्टी के तेल के साथ मिला के हम फॉगिंग करते हैं। लेकिन चलो हर किसी की पहुंच में नहीं होता, क्योंकि ये मैसेज जो है आप हमारे से ले रहे हो, ये हर एक जगह पे, गांव से शहर में, सिटी में, हर दूर दराज एरिया में हमारा ये मैसेज आ रहा है। लेकिन वहाँ पे तो ये लोग परचेज़ नहीं कर सकते। चलो वहाँ पे हम ये बोलते हैं कि मिट्टी का तेल आप ले सकते हैं। अगर मिट्टी का तेल नहीं मिले तो आप फर्नाइल ले सकते हैं। क्लोरीन की टिक्कियाँ मिलती हैं, वो पानी में डाल दीजिए। वो वहाँ पे जितने भी तालाब उनमें आप मिट्टी का तेल डाल दीजिए। अगर मिट्टी का तेल नहीं तो फर्नाइल डाल दीजिए। उससे काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। बाकी धुआं आप डाल सकते हैं सुबह, क्योंकि इस मच्छर का जो मेनली अटैक रहता है वो मॉर्निंग से लेकर ये दोपहर शाम के तक ही रहता है। और इसको अगर हम धुआं डालें तो ये आगे पीछे, क्योंकि जिस तरह से इसका लाइफ स्पैन 8 से 10 दिन, बल्कि 10 दिन के बाद ये मच्छर ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि छोटे से स्पैन में ये कितनी तबाही करता है आप देख लीजिए कि जिसका इंक्यूबेशन पीरियड ये 10 दिन है। तो 10 दिन में ये एक, बल्कि अगर पेशेंट को डेंगू हो जाए, अगर लगता है कि आपके एरिया में किसी बंदे को या बच्चे को डेंगू है, तो उसको अपनी थोड़ी साफ़ सफाई के ऊपर थोड़ा अलग रहना है। ये नहीं कि अगर वो उसको वो सफ़र है उसे डेंगू से, उसको दोबारा मच्छर काटें और दूसरे परिवार को काटे। तो वो जिस तरह से कोविड का फैला था, एक को इन्फेक्शन है, एक से ट्रांसमिट दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, और एक लहर बन गई, कोविड फर्स्ट वेव आ गई। वही प्रकार डेंगू का है। डेंगू का भी जो पेशेंट है उसको हमें अलग रहना है और थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसका जो इसके सिम्टम्स हैं मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन तक इसका फीवर, जो भी जैसे ब्रेकडाउन बताया, फीवर है, रैशेज़ है, अगर वो पर्सन जो है वो
वो डॉक्टर की सलाह लेता है तो 8 से 10 दिन तक वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये है कि उसको अपने आप को थोड़ा आइसोलेट रखना है, दूसरों के साथ इन टच नहीं रहना है। बस ये इसके छोटे छोटे जो नुस्खे हैं उपाय करें तो हम काफ़ी हद तक डेंगू से बच सकते हैं। कोई और आप सुझाव देना चाहेंगे? जितनी भी बातें आपने बताई उसके अलावा एक चीज़ और ऐड कर सकती हूँ, जैसा मैंने सब का एक ही सिद्धांत है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि आप पहले हेल्दी को हेल्दी रखो, आफ्टर दैट आप किसी डिजीज को ट्रीट करो। तो हेल्दी लोग हेल्दी रहें। डेंगू से बचाव के लिए आप जो आपको उपाय हमने आज बताए कि आप ये प्लांट्स उगा सकते हैं, आप अपने घर में पानी को ना रुकने दें, मौसम को आसपास आप उसकी फ्यूमिकेशन करते हो, और साथ में आप अपने बिस्तर के नीचे नीम के पत्तों को रख सकते हो, उसका भी एक अलग इफेक्ट रहता है। इनफैक्ट जब आप घर से बाहर निकलते हो तो नीम के तेल में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला के आप अपनी बॉडी पे मालिश कर सकते हो, वो एक नेचुरल जो है वो मॉस्किटो रिपेलेंट है। दूसरा, आप नहीं तो नीम के तेल में टी ट्री ऑयल होता है, वो आप मिक्स करते हो इक्वल क्वांटिटी में, तो वो भी एक नेचुरल जो है वो मॉस्किटो रिपेलेंट रहता है। एट लास्ट यही कहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बेटर टू आप डेंगू से पीड़ित हों उससे पहले आप डेंगू से बच लें। तो इसीलिए डेंगू से बचाव के लिए जो आपको उपाय हमने आज बताए हैं, कोशिश करें कि आप उनको अपनाएं और डेंगू से बच सकें। शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और इतने अच्छे सुझाव दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो डेंगू के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके ऊपर चर्चा होना ज़रूरी थी, और लोगों के भी कई प्रश्न थे कि कैसे बचाव हो सकता है, और पूरी तरह से हमने प्रयास किया है कि आपको ये बताया जाए, समझाया जाए कि कैसे आप बच सकते थे। एक बात तो हमें समझनी होगी कि हमारे पूर्वज हमसे कई गुना ज़्यादा तेज़ थे, उन्हें नॉलेज थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो बच्चे नहीं समझते थे तो उनको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़कर ऐसे नुस्खे बताए गए थे जो वो घरों में करते रहते थे तो बचे रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे हम उनसे दूर होते जा रहे हैं, तो फिर इस तरह की बीमारियां, कभी कोरोना कभी डेंगू और ना जाने कौन कौन सी बीमारियां, इसमें हम फंसते ही जाएंगे। तो घरेलू नुस्खे अपनाएं और बचें। बाकी आप अपने सुझाव दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।